नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज़ इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आज हम जो भी करते हैं, भले ही भ्रमवश, भूलवश या अपने अहंकार में हम ये मान करके चलें कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमको नहीं मिलेगा या जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। लेकिन वक्त आने पर, समय आने पर, जब हमारे कर्मों का हिसाब चुकता होने लगता है, उसका पाई पाई का हिसाब जब वक्त मांगने लगता है, तब हमें महसूस होता है कि हमने जो किया था वो उचित था या अनुचित। सत्ता का अहंकार हो या धन का अहंकार हो या किसी भी चीज़ का, अगर अहंकार आ गया तो निश्चित तौर पर वह उचित कार्य न करवाते हुए कुछ अनुचित कार्य तो करवा ही देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, खास करके बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य इस समय फिलहाल दिख रहा है, और न चाहते हुए भी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट मोड में चले गए। राज्यसभा का उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों में, एक सप्ताह में चुनाव होने वाला है। इलेक्ट होना स्वाभाविक सी बात है, वो इलेक्ट होंगे ही, राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ नीतीश कुमार जी की का जो रिटायरमेंट प्लान तैयार किया गया, अब उसको तैयार करने वालों में कौन कौन लोग हैं, ये बात की बात है। आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। लेकिन जिस तरह से तैयार किया गया, इतने बड़े दिग्गज नेता के लिए इस तरह का प्लानिंग उचित नहीं था। नीतीश कुमार के आप विरोधी हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं, उनके आलोचक हो सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं, जो भी। लेकिन एक बात तो तय है कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद अब तक नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया बिहार की जनता के साथ या बिहार वासियों के साथ कि जिस पर कि सवाल उठाया जा सके उनके ईमानदारी पर, उनके शासन करने के तरीके पर। कहीं से भी अगर हम उंगली उठाना चाहें तो वो उंगली उठ नहीं पाएगी, झुक जाएगी। लेकिन इस तरह का जो वो भुगतान करने जा रहे हैं, जो जिस फल को वो प्राप्त करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका कर्म रहा होगा ना। बिना कर्म किए हुए तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। जो आप पूर्ववर्ती में कुछ कर्म किए होंगे उसी का रिजल्ट रिटायरमेंट प्लान है। अब इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क है, लेकिन मैं सीधे और सपाट शब्दों में कुछ मुद्दों पर मैं बात करूंगा, कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। पहली बात कि 2010 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला था, और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में बिहार आने वाले थे। बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर थी। उन्होंने 5 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया भी था। लेकिन नीतीश कुमार की जिद, नरेंद्र मोदी का जो भाजपा नेताओं द्वारा जो दिया गया डिनर था उसको भी कैंसिल करवा देना, उनको बिहार में आने से पूरी तरह से रोक देना, पैसा लौटा देना 5 करोड़, ये शायद नीतीश कुमार जी के जीवन की एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्हें नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हम कर रहे हैं वो व्यक्ति चंद
2-4 सालों के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। मोदी जी होशियार आदमी, इतना होने के बाद 2014 में फिर नीतीश कुमार जी अलग हो जाते हैं, खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी का पुरजोर विरोध करते हैं, फिर वो एनडीए में आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे, तो एक व्यक्ति हमें सदैव चुप रहा, और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वक्त का इस्तेमाल, समय का, उचित समय का इंतजार, और उस वक्त को अपने के अनुसार घुमा देना, यह एक चतुर और माहिर राजनीतिज्ञ की विशेषता है। एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने इंतजार किया। जदयू का कम सीट होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया नीतीश जी को, इस बार भी कम सीट है फिर भी बनाया मुख्यमंत्री नीतीश जी को। आप धैर्य सोच देख सकते हैं कितना धैर्य था भारतीय जनता पार्टी ने या उनके नेताओं ने, कितने धैर्य के साथ नीतीश कुमार जी को लेकर के चले, उनको संभालते हुए लेकर के चले। और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं। नीतीश जी जो कि उम्र में 1 साल कम है मोदी जी से, रिटायरमेंट प्लान में जा रहे हैं। प्लान के अब रिटायर ही एक तरह से कर सकते हैं, रिटायरमेंट मोड है उनका। और मोदी जी अभी भी एक सशक्त नेता के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश के शासन को संभाले हुए हैं, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो नीतीश जी के रिटायरमेंट के पीछे इसको तो मान सकते हैं कि भाजपा का एक बहुत पहले से एक रणनीति थी, और धीरे धीरे उस पर अमल करते हुए उचित समय जो ही मिला बीजेपी ने अपना दाव चल दिया। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु। एक तो उनका स्वास्थ्य, मानसिक तौर पर अस्वस्थ। अभी इस चुनाव के बाद जो गवर्नमेंट नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, इस गवर्नमेंट में ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय और बाकी मंत्रियों का मंत्रालय एक दूसरे को आपस में, उन लोगों के बीच में एक तालमेल का बेहद अभाव देखा गया। इस बार मंत्री अपना सिग्नेचर करके फाइल को भेज दे रहा था, जो फाइल जाना चाहिए मुख्यमंत्री सचिवालय में, और मुख्यमंत्री सचिवालय जब मंगाता था तो फाइल आती नहीं थी। स्थिति ये हो गई थी कि मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी थे वो ये महसूस करने लगे थे कि हमारी अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। लगभग हर मंत्रालय की बात में कर रहा हूँ, सारे मंत्री अपने मन मुताबिक सिग्नेचर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी इसमें एक विवाद हुआ था, अभी इथेनॉल प्लांट को लेकर के उस पर थोड़ा सा सोचना होगा। मुख्यमंत्री से जब अधिकारियों ने इथेनॉल प्लांट को लेकर के कहा कि सर इसको लेकर के जो परमिशन देना है जिस कंपनी को, अगर आप इस पर सिग्नेचर करते हैं तो पहले आश्वस्त हो लीजिए कि केंद्र सरकार फंडिंग करेगी कि नहीं करेगी। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है फंडिंग का, और हमें आश्वासन नहीं, हमें लिखित तौर पर यह चाहिए कि वो फंडिंग करेगी। हमारी स्थिति दयनीय है, अभी बहुत दिक्कत है पैसे की। मुख्यमंत्री ने सीधे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, केंद्र हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सहयोग कर रहा है। लेकिन अधिकारी कह रहे थे कि कागज पर तो सहयोग नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाओ सिग्नेचर कर देते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की स्थिति ये हो गई है कि तुरंत सिग्नेचर,
वस्तु स्थिति को गंभीरता से समझने की क्षमता निश्चित तौर पर धीरे धीरे मुख्यमंत्री का जो मानसिक स्थिति है थोड़ा सा कमजोर हो चुका है और वस्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, जो समस्याएं हैं, और तुरंत सिग्नेचर करने के लिए राजी। इस पर भी अधिकारी भड़के हुए हैं और एक मायूसी है उनके अंदर कि हम देख रहे हैं कि ये फंस जाएगा मसला। केंद्र सहमति दिया नहीं है, केंद्र आश्वासन दिया है, लेकिन अभी पैसे के लिए कितना लगेगा केंद्र सरकार का इथेनॉल प्लांट में, अभी तक इस पर कोई क्लेरिफिकेशन है ही नहीं। इस पर भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको पता है, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। ये सब तमाम ऐसी स्थितियां अचानक बन चुकी थी ना कि अधिकारी भी नाराज, मंत्री जितने भी हैं सब अपने मन का अपना अपना सब काम कर रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी है उसके भी हाथ में बिहार की सत्ता नहीं है, वो भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि शासन कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। एक बात और है कि छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि दरोगा हो गया, डीएसपी, एसपी, ऊपर में डीआईजी, आईजी, मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से अगर किसी एसपी को फोन गया तो एसपी का सीधे जवाब होता था कि आप डीजीपी सर से ऊपर सर बात कर लिया जाए, डीजीपी से बात कर लीजिए, आईजी से बात कर लीजिए, डीआईजी से बात कर लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इवन दरोगा से बात करने पर कहता था कि सर डीएसपी साहब का आदेश है, वहां बात कर लिया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय की बात कर रहा हूं मैं, उसके फोन का जवाब, उसके आगे एक दरोगा डीएसपी का कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसके फोन का जवाब इस तरह से मिल रहा था। आप सोच सकते हैं कि जो शासन जो चल रहा है, सरकार जो चल रही है, उस सरकार में कितनी मत भिन्नता अभी हो चुकी है। एक मंत्री दूसरे मंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक मंत्री सीएम हाउस का या सीएम सेक्रेटरिएट का फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, न उसके सेक्रेटरी उठाने के लिए तैयार है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कमोबस ये ऐसी स्थितियां थी जिसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को तो जाना ही था। और मैंने क्या कहा कि कर्म कभी न कभी वक्त समय के साथ हिसाब लेता है। आपका जो कर्म है ना, उसका आपको समय हिसाब देता है, उसका दंड देता है, उसका फल प्रदान करता है। नीतीश कुमार जी जीवन एक अच्छे नेता होते हुए भी जिस थोड़े समय के लिए अहंकार बस नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो चुनौती दी, उस चुनौती को नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, जिसको कहते हैं भिगो करके मारना, उन्होंने मारा। आज नीतीश जी एक आध महीने के मेहमान हैं, 1 महीने से ज़्यादा वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है, भले वो आश्वासन दे रहे हैं कि मैं हूँ ना, बिहार में ही रहूँगा, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उस अंदाज में जदयू को चला सकें या अपनी धाक जमा सकें जो वो करते आए। आज के लिए बस इतना ही।